अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों के केस में PTI के हक़ में फ़ैसला सुनाया था और इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ ये हिदायत दी थी कि PTI को मखसूस सीटें दी जाएँ, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट भी दी थी जिसमें यह बताया गया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह करते हुए PTI को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से आउट किया, जो कि गैर आइनी इक़दाम था। इस पर आज इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है और लीगल टीम को ये हिदायत जारी की हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फ़ौरन उसकी निशानदही करें ताकि मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से PTI को जो रिलीफ मिला उसके बाद से हुकूमत में काफ़ी बेचैनी और डेस्परेशन पाई जा रही है, जिसका अंदाज़ा दाता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस और 9 मई के केस के तनाजुर में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी और 2022 में असम्बलियाँ तहलील करने के इक़दाम पर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और उस वक्त के सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 यानी हाई ट्रीज़न का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा। अब नाज़रीन, बकौल अता तारड़ PTI की एग्जिस्टेंस मुल्क के लिए ख़तरा है, मगर लग यूँ रहा है कि PTI की एग्जिस्टेंस असल में हुकूमत की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा बन चुकी है, जिसका तासुर मिला ख्वाजा आसिफ के एक इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने आइनी मेल्ट डाउन के ख़दशे का इजहार किया। अक्टूबर में 8 फरवरी के इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लगने का अंदेशा जाहिर किया और ये हिंट दी कि शायद इस बात के हाई चांसेस हैं कि इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाएँ। तो ओवरऑल सियासी मंजरनामा कैसा है, इसी पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, इलेक्शन कमीशन की मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ या फैसला देख रही हूँ तो उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। वो ये कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, इसको हम प्रोसीड करेंगे, मगर दूसरी स्टेटमेंट वो ये दे रहा है कि जी हमने तो कोई गलत तशरीह की नहीं। तो जब वो ये मान ही नहीं रहा कि हमने गलत तशरीह की है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा? सबसे पहले तो रामीन ये है कि आपने बताया कि ECP ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है जी। खबर तो सुन ली है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि एक साल तकरीबन पिछला अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तेवर रहे, जो इन्होंने किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, तो खबर तो सुन ली, यकीन नहीं आ रहा। सही बात। अच्छा, अब ये है कि ये तो खुशखबरी हुई, बहुत खुशाइन बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सोने पे सुहागा होगा और शायद मुश्किल है ये सुहागा होना, सोने पे सुहागा होगा अगर हुकूमत भी ये मान जाएगी। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसमें खुशखबरी तो मैंने आपको ये सुना दी, आपकी ही बात से निकाल के एक दुख की बात भी आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपके सवाल का थोड़ा सा तफसील से जवाब देता हूँ। दुख ये है कि आलम ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट और फुल बेंच और मेजॉरिटी डिसीजन और उसको किसी इदारे का मानना एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। यानी ये ऐसा है कि जिस तरह किसी फैमिली कोर्ट में नहीं, कोई नान नुफ्के का केस है, नान नुफ्के का केस है और उसमें यह है कि जी वो मानेंगे, पता नहीं कि नहीं मानेंगे। ओ बाबा, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, इसका फुल बेंच था, मेजॉरिटी आपके 8 और 5 से जो है वो फैसला आता है और आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि जी हम मान लेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इसको मान लेंगे। तो फिर ये क्या, इसको भी डाउट्स फिर क्रिएट होते हैं ना नज़ीरे हमारे। मैं इसीलिए पहले रामीन आपसे मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर दूसरी बात ये है कि इतनी तेजी से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इतनी तेजी से बदल रही हैं। मसलन जुमे की नमाज पढ़ने में जाता हूँ तो पता लगता है जी कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तो तनाव की तरफ जा रहा है और फलाना हो रहा है और वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा और वो तशरीह वगैरह ये वो। जुमा पढ़ के वापस आता हूँ तो राव साहब बताते हैं जी ये हो गया है, वो तो मान गए हैं। तो मुझे इसकी क्या गारंटी है कि सुबह जब मैं उठूंगा तो इसमें यह नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी अब हम ये फैसला नहीं मानेंगे क्योंकि ABCD। तो ये आलम इस वक्त का बता के तो आगे चलते हैं। देखिए, सियासी मंजरनामे की आपने बात की है। इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है सिट्रस पैरेबस, कि अगर बाकी चीजें यानी इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम
तो अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वाली बात है, सिट्रस पेरिबस वाली, और ये इलेक्शन कमीशन मानता है और हुकूमत जो है वो इसके बारे में लैतुलाल करती है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो 3 मंजर मेरे सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने पेश करता हूँ। उनमें से कौन सा मंजर निकलेगा ये तो अल्लाह जानता है, या वो शख्स या वो अशखास जानते हैं जो कि फैसले तहरीर करते हैं। पहला ये है कि ECP अपना फैसला तब्दील नहीं करता और कहता है कि हाँ जी मैंने ये फैसला मानना है सुप्रीम कोर्ट का, तो PTI असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन जाती है। और उसके साथ ही हमें पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब हैं, जो कि सब पे भारी हैं, अभी तक भी मुझे मेरा यही ख्याल है, वो तो कह चुके हैं कि अगर हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, तो एक तहरीक अदम एतमाद आने में देर कितनी लगती है। तो ये तो हो गया पहला मंजर। ठीक। दूसरा मंजर ये है कि आपने ये जो अक्टूबर की बात की है ना, कि ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, सितंबर, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसमें कुछ इस तरह का फैसला आता है कि जिस तरह इस फैसले ने हैरान किया था कि एक चीज़ जो मांगी नहीं गई वो भी मिल गई और PTI को यानी तस्लीम कर लिया गया उनको कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई हैरान कुन बल्कि खुश कुन फैसला आता है और तमाम के तमाम इलेक्शन आपके जो हैं वो कलदम करार दिए जाते हैं, गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिए जाते हैं, और उसके बाद की सूरत हाल डेवलप होगी वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तीसरी सूरत हाल, तीसरा मंजरनामा, हुकूमत जो है जिस तरह आपने कहा वो बात करती है जी कि इसको बैन करेंगे, ये फॉरेन फंडिंग है इन पे, बल्कि अब इन 3-4 लोगों पे हम जो है वो आर्टिकल 6 लगाएंगे, और एक तनाव की कैफियत जो है वो इंतशार जो पहले ही था उसमें तनाव आता है और हालात जो हैं वो थोड़ी देर के बाद हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो फैज़ाबाद में लोग कुछ बैठे हुए हैं ना फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए, इनको अगर मैं देखूँ या बाकी और ये हालात सारे देखूँ तो मुझे कुछ हवा चलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि PTI को धमालें डालनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये हुकूमत इस वक्त मुझे जो है इसकी कश्ती बड़ी शदीद चॉपी वाटर्स में डोलती हुई नज़र आ रही है, और जिसकी आपने बौखलाहट का आपने भी जिक्र किया। अब इस वक्त की आखिरी बात करने लगा था मैं कि असली फैसला क्या होगा वो हमें, मेरा ये ख्याल है कि 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर ये वाकई इस तरह का फैसला आता है तो पता चलेगा। मीनवाइल एक ज़रूरी बात ये करने वाली है कि अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता जाती है किसी भी तरीके से जो मैंने मंजरनामे पेश किए हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि PTI आ रही है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर हुकूमत चली जाती है तो इसका जरूरी नहीं है कि PTI आ रही है। किस किस्म का वो मंजरनामा डेवलप होगा वो इंशाल्लाह उस फैसले के बाद हम बात करें। लेकिन टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, इसका इशारा ये आप राव साहब से कीजिएगा, ये राव साहब से कीजिएगा, लेकिन अपने मेरे दोस्त जो PTI के हैं उनको मैं ये कहूंगा कि लिखा तो जा चुका है सारा कुछ, जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, लुडियां ना डालिए, धमाले ना डालिए, और देखिए कि ये हवा आपकी तरफ अगर चल पड़ी है तो उसको सहज सहज के जरा आराम प्यार मोहब्बत से अपनी तरफ राग़ब करें। अच्छा राव खालिद साहब, इलेक्शन कमीशन के ज़रा इस फैसले पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि वाकई मेनोअन कर लेगा अमल दरामद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, या फिर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स निकाल के कोई मसला क्रिएट कर सकता है? जैसे कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जिन PTI के अरकान ने डिक्लेरेशन में PTI का नाम नहीं लिखा, उनको इस वजह से हमने आज़ाद डिक्लेयर किया था। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आर्टिकल 189 है और 190 है। 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो तमाम जुडिशल जो सेटअप है पाकिस्तान का, नीचे से लेके ऊपर तक की अदालतें उसको फॉलो करेंगी, उस प्रेसिडेंट को उस नज़ीर के अमल दरामद करेंगी और उससे हट के कोई फैसला नहीं देगी। दूसरा 190 है जिसमें ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और बाकी जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम वर्क इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देती है, कोई एक्ट करती है इस किस्म का, तो उसकी हर तरह से उसकी पूरी तरह से मदद करेंगी उसमें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये तो आईनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, अक्सरियती फैसला आ गया, अदरवाइज कोई ना आ जाए, तो वो आइडियली वो यही होना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये पता है कि यही होना है।
और हमारे बहुत से दोस्तों ने कई दिनों से लगे हुए थे, सहाफ़ी दोस्त भी और बाकी भी, कि जी फ़ैसला कर लिया हुकूमत ने, इस पर अमल नहीं करेंगे। हुकूमत के लोग भी बिटवीन द लाइंस इस किस्म की बातें कर रहे थे कि सियासी फ़ैसला है, आइनी फ़ैसला नहीं है। ये सियासी है, आइनी है, मुआशरती है, मुआशी है, सही है, गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फ़ैसला है और ये अमल दरामद इस पे होना है। तो हम भी यकीन करने लगे थे उनकी बातों पे, तो लेकिन आज अचानक इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नहीं, उनका तो कोई ऐसा मूड नहीं है। तो वो मुझे मिसरा याद आया उस वक़्त कि हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। तो जब हमें शक पड़ा कि ईसीपी नहीं करेगा तो उसने कहा जी हम करेंगे। तो वो अब ईसीपी के लिए चारा कोई नहीं था बेसिकली। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि जो आइनी नुकात, कानूनी नुकात कह रहे हैं जी अगर को हुआ तो हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 पॉइंट्स में हर उस इशू को एड्रेस किया है जो पॉसिबली इलेक्शन कमीशन जिस पे एतराज़ कर सकता था, जिसको उठा सकता था। अगर उन्होंने डिक्लेरेशन, पहली बात जो 11 जजेस ने की, बल्कि मेरा ख्याल 13 जजेस ने की है कि बल्ले के फ़ैसले पे वो पीटीआई को डी लिस्ट नहीं कर सकते थे एज पार्टी, उसको इग्नोर या ख़त्म नहीं कर सकते थे एज पार्टी, वो इलेक्शन लड़ सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एफिडेविट जो भी दिए वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में नल एंड वाइड कर दिए। उन्होंने कहा ये जो 39 हैं जिनके पीटीआई के मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर इलेक्शन कमीशन के, वो पीटीआई के ही समझे जाएंगे। बाकी जो सारे हैं वो इंडिपेंडेंट तस्वुर होंगे उस दिन से जिस दिन इलेक्शन हुआ जी। और उस हिसाब से उनकी जो डेट है ज्वाइनिंग की वो 3 रोज़ नहीं है बल्कि 15 रोज़ आज से जिस दिन फैसला सुनाया जाए 15 रोज़ है। तो उन्होंने बिल्कुल पिछला सारा जितने एक्ट इलेक्शन कमीशन के थे, उन इंडिविजुअल्स के थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो सारे उन्होंने अनडू कर दिए, उनके एफिडेविट्स अनडू हो गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है तो उसके ऊपर ये कहना कि जी इसको ऐसे कैसे करे और वैसे कैसे करे, मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई जाएंगे दोबारा ये इलेक्शन कमीशन वाले सुप्रीम कोर्ट के पास तो मज़ीद उनको शर्मिंदगी का एहसास उसमें होगा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया है कि इस फैसले को हम वापस ना हो सकता है ना इसको किया जा सकता है। अच्छा। और उस हुक्मदुली का अगर वो करती है, ईसीपी करता है या हुकूमत करती है, उसका थोड़ा सा फ्यूचर में भी देख ले। ये मसाइल इसी किस्म के हमारे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की असूल की बुनियाद पे नहीं होता, हमारा ज़रूरत की बुनियाद पे होता है कि मेरी आज ये ज़रूरत है तो ये मुझे सूट करता है, बंदा इसको ले लो और उसको ले लो। दूसरा एक बात चलते चलते तबसरा कर दूँ, जो नजम साकिब साहब ने कहा है कि पीटीआई आगे नहीं होगी तो अगर ये हुकूमत चली भी जाती है, तो मेरा ख्याल है मैं नजम साकिब साहब को मुबारकबाद दे दूँ, इनको हम जल्दी प्रोग्राम में मुझे लगता है लूज करने जा रहे हैं। ये किसी हुकूमती ओहदे पे जल्द फायद हो जाएंगे। सारा पिंड मर जाएगा, तू चौधरी नहीं बन सकता। यहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। ठीक है राव खालिद साहब, आपका ओपिनियन आ गया इस पे। साकिब ये बताएं कि अगर वाकई दुआ भी है, तबसरा भी है, दुआ भी है, बिल्कुल ठीक है, आमीन सुम आमीन। लेकिन साकिब ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन, वैसे तो हमारे लिए अनबिलीवेबल है आज इलेक्शन कमीशन की ये स्टेटमेंट भी कि हम अमल दरामद करेंगे, कभी उन्होंने किया तो नहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अमल दरामद, लेकिन अगर वो कर लेते हैं अमल दरामद, फिर क्या होगा? हुकूमत को किस तरह के ख़तरात लाहक हो सकते हैं और क्या वाकई इस डिसीजन के ही ख़तरात हैं जिसका इजहार, जिन खदशात का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने किया? पहली बात तो ये है कि जो 90 रोज़ इलेक्शन कराने, 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के हवाले से मामला है, वो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट इस तरह यूनाइट नहीं थी। चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उमर अता बंदयाल, उनके साथ 2-3 जजेस थे, वो बैठे, उनको आम ख्याल जजेस कहा जाता था, वो बैठे, उन्होंने फ़ैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही काफ़ी सवालात थे, कुछ जजेस कह रहे थे हाई कोर्ट्स को ये मामला देखने दें, मतलब वो बेंच बना, टूटा, फिर बेंच बना, फिर टूटा, फिर फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो यूनिटी नहीं थी। अब ये फैसला जो है वो ये उसके साथ मवाजना करना ही मेरा ख्याल है मवाजना बनता ही नहीं है। 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और उसमें मुस्तकबिल के वही जिस तरह राव साहब ने बताया कि मुस्तकबिल के 6-7 साल 8 साल के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी मौजूद है। 8 जजेस हैं, मतलब फुल कोर्ट बैठी है, फुल कोर्ट का ये फैसला है। अगर कोई ये समझता है कि इस पर अमल नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसको फिर पता नहीं सिनेरियो का सारे का, इस पर अमल तो होना ही होना है। लेकिन मैं जो गुफ्तगू करूंगा वो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो बड़ी ही दिलचस्प है। इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर तनकीद भी की है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सुनाई भी है
ठीक बात है। इनडायरेक्टली कुछ सुनाई भी यही है मैं कह रही और थी, confusion जो है वो है ये भी कहा है कि हम फैसले पर अमल करेंगे। पहला हिस्सा तो ये है, 6 पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में। पहला हिस्सा तो ये उन्होंने कहा जी हम अमल करेंगे, ठीक है। पहली लाइन ये खत्म होती है। दूसरी लाइन से शुरू होता है ताहम मतलब आगे शुरू होता है। वो कहते हैं जी हमारी लीगल टीम आइडेंटिफाई करेगी कि किन पॉइंट्स पर जो है वो अमल दरामद में रुकावटें हैं, तो वो हम रुकावट हुई तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट यहाँ आगे जाएंगे। टेक्निकल ग्राउंड तो आगे जाकर फिर इलेक्शन कमीशन ने वो जो रुकावटें ऊपर कहा है कि ये रुकावटें हैं, तो आगे चलकर उन रुकावटों का जिक्र किया है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सुनाई है कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 13 जज कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की है। 8 जजेस वो जिन्होंने फैसला दिया मेजॉरिटी का, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, खुद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याह्या अफरीदी, वो कह रहे हैं कि आपने 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी गलत तशरीह की। आपने सिर्फ बल्ले का निशान लेना था, बाकी सारे हुकूक उनके रहने थे, लेकिन आपने बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ एफिलिएशन थी जिन लोगों की, जिन्होंने जो बयान हल्फी जमा भी कराए, एफिडेविट जमा करवाए, उनको भी आपने कंसिडर नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है जी हमने बिल्कुल कोई गलत नहीं किया, हमने सिर्फ जो है वो बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया था, लिहाजा इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। ये अल्फाज जो है वो बड़े माना खेज अल्फाज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन बैठकर ये बात कर रहा है। मेरे लिए हैरान कौन है, मैं बात करूं, कोई और बात करे, कोई आम बंदा तनकीद करे, वो तो बात अलग होती है, लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें कहा जा रहा है कि आपने फैसले की गलत तशरीह की है। फिर वो कहते हैं चौथा पॉइंट ये है कि जो 39 पीटीआई के कैंडिडेट से उन्होंने पीटीआई की एफिलिएशन का वो जमा तो करवाया, लेकिन उसमें वो टिकट भी जमा करवाना होता है, तो डिक्लेरेशन भी, तो रिटर्निंग अफसरान ने फिर उनको पीटीआई का कंसिडर नहीं कर सकते थे, उन्होंने जस्टिफाई जो है वो किया है। लेकिन 41 जो कैंडिडेट्स हैं, ऊपर मैंने आपको बताया जो उन्होंने कहा कि लीगल जो हमारी है लीगल डिपार्टमेंट वो आइडेंटिफाई करेगा, तो यहां पर खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है 41 लोगों ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई सर्टिफिकेट पीटीआई का नहीं दिया, उनको हम जो है वो उनको आजाद इसलिए जो है वो हमने किया है। वो मतलब एक क्लियर कट जो है वो बात कर रहे हैं। आखिरी बात जो है वो जस्टिफिकेशन दे रही है, और आखिरी बात वो कर रहे हैं जो पूरी हुकूमत वक्त कर रही है, पहले दिन से कर रही है, जब से ये फैसला आया है कि जी जो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, पेशावर हाई कोर्ट के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन थे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुन्नी इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन थे, या बाकी जो इनको नशिस्तें मिली थी वो थे, पीटीआई तो थी ही नहीं। तो यहाँ पर आके प्रेस रिलीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ सुना के, इनडायरेक्टली तनकीद करके, तो सारी चीजें करके इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की प्रेस रिलीज है, ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा इलेक्शन कमीशन, और कुछ चीज़ों आइडेंटिफाई करेगा। खास तौर पर जो 41 कैंडिडेट्स के हवाले से वो कह रहा है कि इन्होंने कभी जमा ही नहीं करवाया, 3 रोज में इन्होंने जमा करवाने थे, वो 3 रोज में किसी जमात में ये जा सकते थे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, इसलिए इनको वापस नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इन 41 पे कोई दोबारा से जो है को फटा टाइप को चीज जो है वो हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिस तरह उन्होंने जस्टिफाई जो है वो करने की कोशिश की है सारे मामले को। ठीक है। राव खालिद साहब, अता तारड़ की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को हम शायद बैन कर दें, पीटीआई को, और इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की। 3 अहम ओहदों पर जो फाइज थे लोग पीटीआई की हुकूमत में, आरिफ अलवी थे, इमरान खान थे और कासिम सूरी साहब। अच्छा, अब अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई का पत्ता कटने वाला है, स्पेस नहीं अब उनको मिलेगी। मगर फिर आ जाता है ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू, जिसमें ये लगता है कि शायद हुकूमत का अपना पत्ता कटने जा रहा है, हुकूमत को भी स्पेस नहीं मिल रही है। तो ये क्या चल रहा है इस वक्त सियासत में? आपको आज शायद आपने मरियम साहिबा का बयान नहीं सुना, तो वो जिस किस्म की उन्होंने आज धमकियां लगाई हैं अपने बयान में, तो मुझे तो काफ़ी मामलात इनके गड़बड़ लग रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद जो है ना, सियासी मामलात हों, कोई कौमी मामलात हों, दहशतगर्दी जैसे है, मुआशी मामलात हों, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हों, किसी भी महाज पे आपको नज़र नहीं आता कि वो डिलीवर कर पा रही है या कोई आपको को खैर की खबर दे रही है। सिवाय IMF का एक बयान आया, अभी पता नहीं वो कब तक होगा और क्या नहीं होगा उसका। तो उसमें हमारे जितने अंदरूनी और बैरूनी मामलात हैं वो मुसलसल इन्हतात का शिकार हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त मौजूद है
ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बिजनेस कम्युनिटी को देख ले, आज IPPs के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, काफ़ी लेदे हुई है। फिर महंगाई की सूरत हाल आप देख लें, आज ही के दिन एक कोई 85.85% मजीद बढ़ गई है जी। और आगे मजीद बढ़ेगी जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। जितने इस सूरत हाल में ये 2 महीने 3 महीने अगर ये चलते रहे तो हम जिस तरह दलदल में, मैंने पहले भी कहा था कि गर्दन तक तो हम धंसे हुए हैं इस दलदल में, तो मज़ीद ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि फिर इसमें से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप भले मुंतखब हुकूमत हो, भले टेक्नोक्रेट्स हो, भले कोई और सिस्टम हो हमारा, एमरजेंसी हो, एमरजेंसी प्लस हो, फिर मामला बड़े गंभीर हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा इन मामला को आगे चलाना। अभी जो सूरत हाल मुझे लग रही है कि इनको एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इमरान खान साहब के 2-3 केसेस में जो फैसले आए, फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल से आगे ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो जहाँ पे धांधली के केसेस गए हुए हैं और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तो उससे इनको लग ये रहा है कि कुछ हमारे मामला जो है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं, गैर महफूज समझना शुरू कर दिया उन्होंने अपने आप को। शायद वो उनके दिमाग में किसी जगह ये भी हो कि जिस तरह इमरान खान साहब के साथ एक पेज चल रहा था और बैकडोर में हमारे साथ मामला बड़े सेट हो गए थे 2019-20 में, इस तरह शायद हमारे साथ भी कोई हाथ हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जी। इनसिक्योरिटी वो आ रही है इनके अंदर। और जो एक पेज की आप बात करते हैं, तो एक पेज अयूब खान साहब खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, सारा कुछ खुद थे, याहिया खान साहब भी सब कुछ थे, जनरल जिया भी सब कुछ थे, जनरल मुशर्रफ भी सब कुछ थे। वो एक पेज तो उधर भी नहीं रहा था। तो सूरत हाल ये कि आप मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क जिस तरफ जा रहा होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी फैसले होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट करे, कोई भी करे, तो वो उन चीज़ों को सामने रख के हमेशा चीज़ों को देखा जाता है। अदालतें हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रख के देखा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो अक्टूबर की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि जी वो नज़रसानी की अपील आ जाएगी, तो वो डरा रहे हैं, अपने पीपल्स पार्टी वालों को भी डरा रहे हैं, अपने लाइज को भी डरा रहे हैं। ठीक है, PTI के लिए तो खुशाइंद बात है अगर वो समझ रहे हैं कि इनको पता है, ख्वाजा आसिफ साहब को अगर पता है कि इस किस्म की बात होने जा रही है, तो PTI वाले तो बड़े खुश होंगे कि हाँ हमारी बात बनने जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब को पता है या नहीं है, क्या? अक्टूबर का मुझे पता नहीं, लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जो सरकारी अफसरान थे, उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं, जो लिमिट होती है कि आपने रिज़ाइन किया है या आप रिटायर हुए हैं, तो 2 साल बाद आप फिर सियासी बयान या कुछ भी कर सकते हैं या एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो तैयार बैठे हैं। जो कुछ उनके खिलाफ इन्होंने तकरीरें की हुई हैं, जो बातें की हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, वो सारी वो अब इनको नवंबर के आखिरी हफ्ते से वो फेस करना पड़ेगा। 1-2 लोगों का तो मुझे पता है वो पॉलिटिकली भी उनकी एम्बिशंस हैं और वो सियासत में भी आएंगे, और वो सारी बातें जो ये बैठ के करते रहे, फ़लाँ ने इस तरह कर दिया, फ़लाँ हमारी हुकूमत को इस तरह गिराना चाहता था, फ़लाँ हमारे साथ ये कर रहा था, इसने हमारे साथ ये हाथ किया, फ़लाँ ने ये हाथ किया, वो सारे लोग आके अब भले PTI ने उन पर तनकीद की है, भले पीपल्स पार्टी ने की है, भले नून ने की है, भले किसी और ने की है, वो आके बताएंगे कि वो जवाब गज़ल जो है ना, उसका जैसे जैसे खदशा पैदा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इनको मजीद फिक्र लाहक होगी कि ये ढील के जरिए जो PTI पर बैन के हवाले से जो इन्होंने बात की, आपको लगता है कि ये कोई एक अच्छा मूव था, जबकि वो खुद फ्रंट फुट पर चले गए हैं इस स्टेटमेंट को लेकर? मुझे लगता है कि एकदम से उन्होंने कोई तारड़ साहब, मुझे नहीं लगता कि वेल कंसीडर्ड ये कोई डिसीजन था। कहा जा रहा है जी मियां नवाज शरीफ भी पीछे थे, फलां भी था और इस तरह भी था, मुझे नहीं लगता। तो वो बयान की हद तक आप देखें वहीं पे रुक गया मामला। अब जितने लोग हैं वो उनका इंतहाई माजरत खाना रवैया गवर्नमेंट के, या वो आए बाएं शाएं कर रहे। रात में तारिक फजल चौधरी साहब को सुन रहा था, जी। वो कहते हैं जी हम तो इस हक में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन पर कोई बैन होना नहीं चाहिए, और अगर रिजर्व सीट पे उनका हक बनता है वो भी उनको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमने थोड़ा लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया है सही है या गलत है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो रात से बैठ के कह रहे थे। तो अब बात ये है कि अब किसकी बात को दुरुस्त माने बंदा कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। वो एक मुझे याद आ रहा है कि एक पंजाबी ड्रामा आया करता, छोटी सी बात, पंजाबी ड्रामा आया करता PTV के ऊपर। उसमें एक कैरेक्टर था, वो हर बंदे को कहता था
बड़े ऐसे गुस्से में ना, तेन पता नहीं मैं कौन हाँ। आगे से अगर बंदा गुस्से में कहता तू कौन है, तो वो कहता मैं बीमार हाँ। ये सूरत ये यहाँ पे अगर आगे से तगड़ा बंदा आ जाए ना तो वे फौरन बीमार हो जाते हैं, वरना ये रोक चुप डालने की पूरी कोशिश करते हैं। जी नजमुल साकिब साहब, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, राव खालिद साहब ने कहा मुल्क जिस तरफ जा रहा हो उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एक सियासी जमात को बैन कर दिया जाए जो प्रीटेक्स्ट वो बना रहे हैं उसकी बेसिस पे, और क्या इससे किसी का फ़ायदा नुकसान, ये ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेट करके हमें बताया ना कि होता क्या है पार्टी बैन करने से। देखिए, सबसे पहले तो तस्हीह करना चाहूँगा जी उन तमाम लोगों की जो ये समझ रहे हैं कि मुल्क कहीं पता नहीं गलत समत में जा रहा है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान की समत वही है। यकीन कीजिएगा कि ये जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, ये सुनते हुए कि जी पता नहीं मुल्क का ये हो जाएगा और मुल्क का वो हो जाएगा, मुल्क का कुछ भी नहीं होगा, फुल स्टॉप। यही मसला है कि सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त एक इंतशार चलते रहना चाहिए। नहीं तो ये, हाँ ये मसला आप कह सकती हैं। आप अगर मुझे ये कहती ना कि मेरा मुल्क जमूद का क्यों शिकार है, तो मेरा जवाब और होता कि एक ही जगह पे रुका हुआ है। आपने कहा ये किस संत जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, खड़ा हुआ है अपने पांव पे और मजबूती से खड़ा हुआ है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जख्मी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, एक आध बीमारियां हैं जिनकी तरफ ठीक करने का जो जिम्मेदारान है ना, उनको अपनी जिम्मेदारी का पता है। होता ये है कि हम चाहते हैं कि अभी इधर से ये आई है ना हुकूमत, ये अभी जाए और ये आ जाए। अब इस तरह से नहीं होता। जब हुकूमतों के मामलात आते हैं तो सिर्फ एक चीज़ ये नहीं देखी जाती मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है। इस तरह तो फिर हर 2 हफ्ते के बाद जो है वो यानी हुकूमतें चेंज होंगी। फिर ये जो आपने बताया ना पार्टी को बैन करने का, ये तो यूँ समझिए कि आपको पता नहीं कितनी पार्टियां पीछे बैन होती रही। आप वो पता नहीं ANP का पहला नाम क्या था, NAP था शायद या कुछ, उसमें क्या है PTI को बैन कर दें आप। अव्वल तो आप यानी कर नहीं सकते, लेकिन आप कर दें तो PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान TIP बन जाएगी। वो आप आइडिया को नहीं मार सकते। राइट। आप इसको मार सकते हैं, बंदे को मार दिया आपने, आप आइडिया को नहीं मार सकते। और PTI बावजूद गलत है सही है, PTI एक आइडिया बन चुकी है और उस आइडिया को मारने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ जिन्नाती माहौल ऐसा होगा जिसमें आप उसको मार सकेंगे। देखिए, ये जो आईनी बहरान का जिक्र किया ना, 2 एक फिक्रे इसके बारे में बोलता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो हुकूमत के कुछ वज़रा हैं वो किस आईनी बहरान की बात कर रहे हैं। आईनी बहरान का मतलब होता है कि आईन में कोई मसला है, को खुदा न खास्ता कुछ ऐसी गैर आईनी बात या तो हुई है या होने वाली है, तो उसका आदमी कहता है जी ये आईनी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी का आपको फैसला दिया है तो ये गैर आईनी है, इससे क्या बहरान पैदा हो रहा है। और अगर PTI को तस्लीम कर लिया गया है कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो वाकईतन एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, इससे आईनी बहरान कहाँ पैदा हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस आईनी बहरान से जो मुराद ले रहे हैं हमारे मिनिस्टर हजरात, वो ये है कि उनको अपने अंदर का जो खतरात हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये बौखलाहट जो है ये सारी जो नज़र आ रही है ये इसी का नतीजा है। अच्छा, अब ये है राव साहब ने एक तरफ इशारा किया, उस पर यानी मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा डिटेल से सब लोग देखें कि एक इशारा तो कल किया आसिफ यानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कि जी डिरेल हो रहा है सिस्टम। डिरेल का मतलब उनका ये था कि इस वक्त ये जो सिस्टम चल रहा है ये शायद डिरेल हो जाए। जो यानी राव साहब ने बात की है ना, वो ज़रा देखिएगा कि आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने थोड़े से दुरुस्त लहजे में, ये नहीं मैं कहूँगा कि यानी तमीज़ के दायरे से हटके, थोड़ा सा खड़बड़ा सा खुरदरा सा उनका लहजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कौन सा चंद लोगों का टोला है, सुनिएगा, ये कौन सा चंद लोगों का टोला है जिनको पाकिस्तान की तरक्की भाती नहीं है और जूं ही तरक्की करने लगता है पाकिस्तान तो ये आड़े आ जाती है और उसके बाद ये है कि वो उससे रिवर्स हो जाता है। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब के इस डिरेलमेंट के बाद ये वाली ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा। अब आपको थोड़ी वजाहत से साफ शफाफ नज़र आएगा कि इस वक्त बड़ी स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है और उसमें सारा कुछ हो सकता है लिखा हुआ हो। ये हुकूमत, ये कंपनी चलती हुई उसमें नहीं लिखी हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसलिए इस आईनी बुहरान का नाम दे दें, पीटीआई को ये कर दें, बैन कर दें, आर्टिकल 6 लगा दें, ये सारे बौखलाहट के नतीजे हैं। ये अचानक अवेकनिंग कैसे हो गई? इस वक्त की आखिरी बात, एक चीज की मुबारकबाद दूंगा हुकूमत को। आप कहेंगी वो कौन सी? मुबारकबाद ये है मौजूदा यानी हुकूमत वक्त को कि इस सारी खखेड़ में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सब लोगों का ध्यान उस भयानक बजट से निकल गया है। ये जो बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई हैं, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। तो ये जो इन्होंने ये सारा मामला किया है ना, इस पे तो हुकूमत वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। एडहॉक जजेस टेम्पररी तैनाती होती है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 10 जुलाई को जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में बेंच बैठा था जिसमें 45 जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर थीं और मालूम ये हुआ, इंकशाफ ये हुआ कि 10 अपीलें उनमें से ऐसी थी जिनमें मुल्ज़िमान दुनिया फ़ानी से ही कूच कर चुके थे। तो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की जल्द समाअत के लिए 4 साबिक़ जजेस को बतौर एडहॉक जज नामजद करने की एक तजवीज़ पेश की थी, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी आज दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जज मुकर्रर कर दिया है। अब इस तकर्री पर, एडहॉक जजेस की तकर्री पर हुकूमत ये कह रही है कि ये इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की बिल्कुल इजाज़त देता है, मगर पीटीआई इसकी मुखालिफत कर रही है, ये कहकर कि इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि इस इक़दाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ है और चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। नजमुल साकिब साहब, क्यों ज़रूरी था इस वक्त एडहॉक जजेस की तैनाती, और जो पीटीआई कह रही है, जो खदशात वो जाहिर कर रही है, क्या डजंट मेक एनी सेंस? देखिए, ये मसला एडहॉक जजेस की तैनाती का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगी कि ये कैसे, क्योंकि आज तो हो गए। ये मसला देखिए, एडहॉक जजेस के तो आईन और कानून उसकी इजाज़त देता है। ठीक है, मसला क्या है इसमें? कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आईन में मौजूद नहीं है। अच्छा, ये मसला जो है वो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजों का भी नहीं है। ठीक है, इसकी तो ऑप्शंस मौजूद है, और अगर यानी वो फैसला ये होता है कि जी हमने हाजिर सर्विस लेने हैं तो हाई कोर्ट से ले लेंगे, रिटायर्ड लेने हैं तो रिटायर्ड ले लेंगे। ठीक है, ये मसला अवाम के मसाइल के अंबार को हल करने वाला भी नहीं है कि जी चूंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं अवाम के, लिहाजा उसको करने के लिए ये एडहॉक जस्टिस, अच्छा, इसलिए कि उसके लिए एक इंट्रा कोर्ट भी बनी हुई है जिसमें के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक कोर्ट है जिस पे अक्सर औकात ऐसा होता है जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है उधर जाते हैं। अवाम का मसला इसलिए नहीं है इसमें कि अवाम के बारे में सोचता कौन है, लिहाजा ये मसला अवाम के उन तमाम मसाइल के अंबार को निबेड़ने का भी नहीं है। ठीक है, ये मसला 2 जजेस के इनकार का भी नहीं है, ये मसला 2 जजेस के इकरार का भी नहीं है। आप मुझसे पूछेंगी कि फिर मसला है क्या? क्या है? मसला है 2 रुखी, अदालत में सियासत के दखूल का खतरा। दोबारा दोहराता हूं, पहला रुख अदालत में सियासत के दखूल का खतरा है कि अदालत में सियासत आ जाती है, और दूसरा जो कि मैं अरसे से देख रहा हूं, हम सब देख रहे हैं और उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि जजेस वो लगे जो हमारे हक में फैसला करें। तो मैं ये कहूँगा कि ये मसला इसको बनाने के लिए तो आप कर सकते हैं, और जहाँ तक आपने पीटीआई की बात की है कि वो क्यों कह रही है, पहली तो बात ये है कि आपका काम क्या है अदालत के कामों में। ठीक बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अदालत के कामों में काम क्या कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, बाबा क्यों जाएंगे? इस तरह तो आप ये कह रहे जो कि सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं, जो उनके कामकाज हैं, उनकी तरफ जो है फिर कौन तवज्जो देगा? जो उधर मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं, एक गलतफहमी में दूर करना यहाँ चाहूँगा, वो साहिबान जो पीटीआई में हैं मेरे दोस्त जी, या वो साहिबान जो कि हुकूमत में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि शायद ये एडहॉक जजेस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला भी आया है मखसूस नशिस्तों का, ये रिव्यू के लिए जाएगा। तो ये जो एडहॉक जजेस हैं अगर हमारी मर्जी के हुए तो ये शायद हमारा, इसके बारे में कानून पढ़ चुका हूँ, आइन पढ़ चुका हूँ, जी जी,
जो रिव्यू में बैठे हुए लोग, वो जजेस हैं, वो वही होंगे बिल्कुल जिन्होंने कि ये फैसला किया है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा तसल्ली रखें पीटीआई वाले कि इसका रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं वापस आऊंगा अपनी उस बात पे कि ये मसाइल जो हैं ये सारे ये सियासत से रिलेट करते हैं और इसमें माइंड सेट का मसला है। और माइंड सेट का मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ क्रिकेट में भी बात हो चुकी है और इस हमारे पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है एडहॉक जजेस लगाने की वजह क्या सामने आई? केस मैनेजमेंट का मसला है या फिर नंबर ऑफ जजेस का मसला है या फिर हम ख्याल जजेस का मसला है जो कि पीटीआई पॉइंट आउट कर रही है बहुत ज़्यादा बार बार? मेरा ख्याल है कि जो भी इनिशिएटिव लिया गया उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट को जिस कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया है इस सारे मामले में, उसमें आपने देखा 2 जजों ने रिक्यूज़ किया। बिल्कुल इसी बुनियाद पे किया कि जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी बुनियादी तौर पे, तो वो उसमें वो मुनासिब नहीं समझते थे कि उनको उसका हिस्सा होना चाहिए। इसमें एडहॉक जजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये हमारी डिबेट का ना हमें करनी चाहिए, ना पॉलिटिकल पार्टी को करना, किसी और को करनी चाहिए। अगर कानून प्रोवाइड करता है, आइन प्रोवाइड करता है, होने चाहिए। अगर नहीं प्रोवाइड करता तो नहीं होने चाहिए। केसेस तो बड़े अरसे से ज़्यादा पड़े हैं, तो पहले भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे। इसमें सबसे जो मसला कंट्रोवर्सी जिससे शुरू हुई है वो टाइमिंग का मसला है। अच्छा। कि एन इस टाइम के ऊपर जबकि एक ऑलरेडी एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जजेस के खिलाफ, सही होगा, ज़रूरत भी होगी। लेकिन ये टाइमिंग जो इस वक्त जो ये मौका चुना गया है, अगर 20 दिन 25 दिन पहले चुना जाता या 50 दिन बाद ये होता फैसला, तो फिर तो समझ आती थी कि चलो जी इसका कोई वजह है। अब तो उस पर डाउट एक नेचुरल सी बात है, हर बंदा डाउट कर रहा है। ये जी कोरम का मसला है, ये हम ख्याल जजेस का मसला है, ये फ़लाँ केस में इस तरह करना है, फ़लाँ केस में उस तरह करना है। पीटीआई का केस जब आएगा डिस्क्वालिफिकेशन का, तो 5 जजेस में जो है वो चीफ जस्टिस के साथ 2 जजेस अगर होंगे तो बाकी 2 जो भी हों तो वो मेजॉरिटी के साथ डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके गिर्द घूम रही हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़े ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। काजी फायज़ ईसा साहब का यानी को आप तनकीद करें व्हाटएवर, बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे उन्होंने की है, बहुत से मैं खुद मोतरफ हूँ। और ख़ासतौर पे ये रिजर्व सीटों के ऊपर जो मामला जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किए हैं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा कह लें टारगेट हुए थे अपने फैसले की वजह से, बल्ले वाले की वजह से। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, वो उसके डिफेंस में बिल्कुल नहीं गए। उन्होंने कहा गलत किया और उसको इंडोर्स किया। तो ये टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। और मैं कहता हूँ ये अच्छा हुआ है कि 1 साल के लिए उनको किया गया और 2 जजेस अगर आ गए हैं। अब देखते हैं, अब देखना ये है कि जिस बुनियाद पे इनको किया गया है कि केसेस का बैकलॉग और बाकी चीज़ें खत्म करने के लिए क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक बात है। हाँ बिल्कुल, इसी बात से जज हो जाएगा कि क्या किस नीयत के तहत किया गया था। साकिब, आपको क्या लगता है ये मामला क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ इतना ज़्यादा? क्या पीटीआई जानबूझ के इस तरह के मामला को कंट्रोवर्शियल बना देती है या फिर वाकई कोई ना कोई उनकी जो मंतक है उसमें आपको वजन नज़र आता है? नहीं, इसमें जो टाइमिंग का इशू नज़र आ रहा है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी तो है बहुत ज़्यादा है, 58,000 से ज़ायद केसेस जो है वो पेंडिंग है। वो यकीनी तौर पर उनके भी राइट्स हैं, जो लोग जेलों में हैं या बाहर हैं, उनकी अपीलें हैं, केसेस हैं, उनका भी इतना ही राइट है जितने पॉलिटिकल केसेस का है, वो जल्दी डिसाइड होने चाहिए। लेकिन इसमें मसला टाइमिंग का ही है। 12 जुलाई को फैसला आता है मखसूस नशिस्तों के केस में और 12 जुलाई को ही जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए नोटिस निकलता है कि 19 को इजलास होगा आज का। तो इसलिए जहाँ पे मखसूस नशिस्तों के केस पर डिस्कशन जारी थी तो कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, कुछ हमायत कर रहे थे, वहीं पे फिर ये आ गया, फिर वो एक कन्फ्यूजन आ गई कि नहीं वो नज़रसानी में इनको बैठाया जाएगा। वो जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने कहा कि नज़रसानी में वही 13 जज बैठेंगे जो जिन्होंने केस सुना है और वो भी सितंबर में बैठेंगे रात को वो जी रिजर्वेशन। लेकिन इसमें एक वो इशू आ गए, जितनी तनकीद हुई है, जितनी बहस हुई है पिछले 3 रोज़ में, जस्टिस मकबूल बाकर वो माजरत कर चुके, जस्टिस मशीर आलम माजरत कर चुके, जो जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल है जिनकी जब मंजूरी हो गई है वो भी माजरत कर चुके हैं। आज ये खबर आ गई है, लेकिन उनकी मंजूरी हो गई है और उसमें जो अक्सरियती आज राय थी कमीशन में, उन्होंने कहा है कि उनसे उनकी रजामंदी चेक कर ली जाए, क्योंकि पहले रजामंदी उन्होंने जाहिर की थी, फिर माजरत की, तो अब कमीशन ने कहा है कि
उनकी दोबारा रजामंदी जाहिर कर ली जाए, उनकी मंजूरी हो चुकी है। और अब ये मामला जो है वो आगे कमेटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कमेटी में मुस्तकिल जजेस वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जाता है, ये डायरेक्ट सदर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो करेंगे। लेकिन इनका ताल्लुक सिर्फ इस लिहाज से है कि जो बैलेंस था, जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि 8 जजेस जो है वो अगर मखसूस नशिस्तों के केस में एक तरफ आ गए हैं तो बाकी जजेस जो है वो दूसरी तरफ के कम हो जाएंगे, और उस बैलेंस को करने के लिए तो ये डिस्कशन थी, जिस डिस्कशन की ज़्यादा में ये जजेस भी आ गए। और फिर जो जजेस रिटायर हो चुके होते हैं वो कहते हैं कि 1 साल के लिए अपना पूरा कैरियर जो है वो दांव पे लगाएं कि लोग बातें करते रहेंगे तरह तरह की। और फिर एक ये चीज़ भी होती है कि ये जजेस सीनियर 3 जज जो है वो रिटायर हुए, अब जूनियर सीनियर होता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उनको उस कैटेगरी में लेकर जो है वो बेंच में जो उनकी शमूलियत होती है वो उस लिहाज से होती है, मतलब बेंच हेड नहीं कर सकेंगे, बेंच में वो जो है वो बैठेंगे। तो मल्टीपल चीजें थी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर पोलराइजेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसका भी असर जो है वो होता है, इस वजह से ज्यादा जो है वो इस पर डिस्कशन हुई है। ठीक है, सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।